हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी सेंटर में। आज हम कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 3 सूक्ष्म जीव का पूरा शॉर्ट रिवीजन सिर्फ कुछ ही मिनटों में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पूरे अध्याय का क्विक रिवीजन करेंगे, फिर इस अध्याय से जो सीखा उसको पॉइंट आउट करेंगे और अंत में इसके सारे अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। 2। सूक्ष्म जीवों के प्रकार सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। दूसरा, कवक यानी फंगी। तीसरा, प्रोटोजोआ। और चौथा, शैवाल यानी एल्गी। इसके अलावा विषाणु यानी वायरस को भी सूक्ष्म जीव माना जाता है, लेकिन ये केवल किसी जीवित पोषी के शरीर के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। 3। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये वायु, जल, मिट्टी, भोजन, पौधों और जीव जंतुओं के शरीर में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। 4। लाभदायक सूक्ष्म जीव हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, जैसे दही और ब्रेड बनाने में, एंटीबायोटिक और टीके बनाने में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, मृत जीवों का अपघटन करके पर्यावरण को साफ रखने में। 5। हानिकारक सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी होते हैं। ये हैजा, टाइफाइड और टीबी जैसी बीमारियां फैलाते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं। 6। भोजन संरक्षण। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे सुखाना, नमक डालना, चीनी मिलाना, तेल और सिरके का उपयोग, शीत भंडारण, पाश्चुरीकरण, इन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। 7। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अब मिलते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों से। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा। लुई पाश्चर पाश्चुरीकरण विधि का विकास किया। एडवर्ड जेनर चेचक का पहला सफल टीका बनाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक की खोज की। तो बच्चों, यह था कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 3 सूक्ष्म जीव का संपूर्ण शॉर्ट रिवीजन। तो हमने इस अध्याय से सीखा कि सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म छोटे जीव होते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकते हैं। यह जल, वायु, मिट्टी तथा अन्य जीवों में पाए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत सरल जीव हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल। विषाणु को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, परंतु ये स्वतंत्र रूप में निर्जीव होते हैं। विषाणु केवल परपोषी के अंदर रहकर ही गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी है तो कुछ हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थों के बनाने में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अल्कोहल एवं औषधि का वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी है। कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधे तथा अन्य जंतुओं में बीमारी उत्पन्न करते हैं। इन्हें रोग कारक या रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। भोजन को सूक्ष्म जीव संदूषण से बचाने के लिए पाश्चुरीकरण, शीतलन, उबालन, भंडारण तथा पैकिंग आदि विधियां अपनाई जाती हैं। आइए अब हम इस अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, यीस्ट का उपयोग किस चीज के उत्पादन में किया जाता है? इसका सही उत्तर है अल्कोहल। दूसरा प्रश्न, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा प्रश्न, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है इन सभी जगहों पर, यानी जल, वायु और मिट्टी, तीनों में। चौथा प्रश्न, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सही उत्तर है पेनिसिलिन। पांचवां प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है किण्वन यानी फर्मेंटेशन। छठा प्रश्न, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? सही उत्तर है घरेलू मक्खी।
7वां प्रश्न, डेंगू का वाहक कौन है? सही उत्तर है मादा एडीज मच्छर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, हैजा जीवाणु यानी विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। तीसरा, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। चौथा, पोलियो विषाणु यानी वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग है। पांचवा, गेहूं की रस्ट कवक यानी फंगस के कारण होती है। छठा, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सातवां, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। अब प्रश्न 3 कॉलम आ का मिलान कॉलम बैस से कीजिए। जीवाणु का सही मिलान है हैजा का कारक, राइजोबियम का सही मिलान है नाइट्रोजन स्त्रीकरण, लैक्टोबैसिलस का सही मिलान है दही का जमना, यीस्ट का सही मिलान है ब्रेड की बेकिंग, एक प्रोटोजोआ का सही मिलान है मलेरिया का कारक और एक विषाणु का सही मिलान है एड्स का कारक। प्रश्न 4, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। दूसरा, कवक यानी फंगी। तीसरा, प्रोटोजोआ। और चौथा, शैवाल यानी एल्गी। इसके अलावा विषाणु यानी वायरस को भी सूक्ष्म जीव माना जाता है, लेकिन ये केवल किसी जीवित पोषी के शरीर के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। प्रश्न 5, प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। उत्तर, कुछ प्रमुख प्रतिजैविक हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये दवाइयां रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने या उनकी वृद्धि रोकने में काम आती हैं। अब प्रश्न संख्या 6, मनुष्य में फफूंद यानी कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला रोग है दांत, जिसे अंग्रेजी में रिंगवर्म कहते हैं। दूसरा है एथलीट फुट यानी त्वचा का संक्रमण। अब प्रश्न संख्या 7, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताइए। उत्तर, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने वाले 2 प्रमुख रासायनिक परिरक्षक हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। इसके अलावा घरेलू स्तर पर नमक और खाद्य तेल का भी उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 8, हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर, पहला है लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु दूध को दही में बदलने में मदद करता है। दूसरा है यीस्ट। इसका उपयोग ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। साथ ही अल्कोहल के व्यावसायिक उत्पादन में किण्वन की प्रक्रिया के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब प्रश्न संख्या 9, प्रतिजैविक क्या है? इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां में रखनी चाहिए? उत्तर, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उन्हें प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। अब जानते हैं इनके उपयोग में रखी जाने वाली सावधानियां। पहली, प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। दूसरी, डॉक्टर द्वारा बताए गए पूरे कोर्स को पूरा करना चाहिए। यदि बीच में दवा बंद कर दी जाए तो अगली बार बीमारी होने पर वही दवा प्रभावी नहीं रह सकती। तीसरी, सर्दी, जुकाम या फ्लू जैसी बीमारियों में प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये रोग वायरस के कारण होते हैं और प्रतिजैविक वायरस पर असर नहीं करती। अब प्रश्न संख्या 10, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपाय लिखिए। उत्तर, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। रासायनिक उपाय, जिसमें सोडियम बेंजोएट जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। नमक द्वारा परिरक्षण, जिसमें मांस, मछली और आंवले जैसी चीजों को नमक में सुरक्षित रखा जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, जिसका उपयोग जैम और जेली बनाने में किया जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, जिसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना, जैसे दूध को उबालना और भोजन को फ्रिज में रखना। और अंत में पाश्चुरीकरण, जिसमें दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 11, टीकाकरण क्या है? यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, जब मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो शरीर उनकी पहचान करके उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बनाता है।
इसी प्रक्रिया को टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कहा जाता है। टीकाकरण हमारे शरीर को भविष्य में होने वाले गंभीर और जानलेवा रोगों जैसे पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस और क्षय रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए टीकाकरण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इस अध्याय का अंतिम प्रश्न 12 नाइट्रोजन चक्र क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल और मिट्टी में नाइट्रोजन का संतुलन बनाए रखता है। इससे पौधों को उपयोगी नाइट्रोजन मिलती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और सभी जीवों को आवश्यक नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो बच्चों, कैसा लगा आज का अध्याय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।